क्या आपने कभी सोचा है कि कोई भी विदेशी यात्री जब भारत आता था तो वो सबसे पहले केरल में ही क्यों आता था? और साथ ही जानेंगे केरल और लद्दाख के बारे में कुछ रोचक जानकारी। ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है, पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर। इसमें डाइवर्सिटी को समझाने के लिए भारत के दो राज्य केरल और लद्दाख की तुलना की गई है। ये फर्स्ट इमेज आप देख रहे होंगे ऊपर, ये लद्दाख का है। और आपने नीचे जो ये इमेज देखा, ये दोनों केरल का है। क्योंकि केरल एक तरफ से पानी से घिरा हुआ है, समुद्र से, और दूसरी तरफ उसके वेस्टर्न घाट है जिस पे मसाले उगते हैं। आइए जानते हैं डाइवर्सिटी को। आप स्क्रीन पे ये तीन चित्र देख रहे होंगे। ये एक ही उम्र के तीन बच्चों ने बनाया है। आप देखेंगे तो ये तीनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। ये डाइवर्सिटी को दिखाता है। इस पाठ में दो समीर नाम के लड़के की दोस्ती की कहानी है, जो अलग अलग धर्म से आते हैं, फिर भी वो दोनों दोस्त हैं। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं, भिन्न भिन्न धर्मों को मानते हैं। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीजें करते हैं, केवल हमारे करने का तरीका अलग होता है। आइए डाइवर्सिटी को समझते हैं। आज से करीब 200 वर्ष पहले जब रेल या हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन के हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरी भाग की यात्रा करते थे। वे पानी की जहाज में, घोड़ों या ऊंट पे बैठ के जाया करते थे, या फिर पैदल चल के। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए, नई जमीन की तलाश या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। इस यात्रा में बहुत टाइम लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग घर छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना नहीं मिलता था तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में तो कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। लेकिन जब नई जगह जाके बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव सा आ जाता था। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीज़ें वे पुराने धर्रों से चलते ही रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति का आदान प्रदान होता रहता था। धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति बनकर उभरती है। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को दो आकार देने में योगदान दिया है। इस तरह के कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, पहाड़ी इलाकों में रहने वाले और समुद्र के पास रहने वाले लोगों में बहुत फर्क होगा। समुद्र के पास जो लोग रहते हैं उनके यहाँ पानी की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन जो पहाड़ों पे रहते हैं उनके यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। उन दोनों के कपड़े पहनने से लेके खान पान तक आपको फर्क देखने को मिलेगा। ऐसे ही डाइवर्सिटी वाला भारत के दो राज्य हैं, केरल और लद्दाख। लद्दाख जो कि बर्फ में बर्फ से ही ढका रहता है, और केरल जो कि एक तरफ समुद्र से तो दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। आइए मैं भारत के इन दो राज्यों को आपको मैप पे दिखाती हूँ, जिससे कि आपको अंदाज़ा लग सकेगा कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। आइए मैप पे देखते हैं लद्दाख कहाँ है। ये देखो आप, सबसे ऊपर वाला हिस्सा जम्मू कश्मीर के ईस्ट में और तिब्बत के वेस्ट में, ये है तिब्बत जो कि अब चाइना का पार्ट है। और आप जानते होंगे कि यहाँ पे है हमारा हिमालय। तो हिमालय की वजह से ये लद्दाख भी बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। यहाँ पे बहुत ठंड होती है। अब आइए दिखाती हूँ आपको केरल को कि केरल कहाँ पे है। ये देखो आप, बिल्कुल दक्षिणी पश्चिमी छोर पे ये है हमारा स्टेट केरल, जो कि एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ वेस्टर्न घाट से। यहाँ पे है वेस्टर्न घाट जिस पे मसाले उगाए जाते हैं। केरल और लद्दाख को मैप पे देखने के बाद आप इनकी डाइवर्सिटी को समझ पाएंगे। आइए जानते हैं लद्दाख के बारे में। ये देखो आप,
तस्वीर में आपको दिख रहा होगा कि लद्दाख कैसा है, बिल्कुल पहाड़ी इलाका। यहाँ पे जनसंख्या बहुत कम है क्योंकि यहाँ बहुत ठंड पड़ती है। यहाँ पे खेती नहीं होती बर्फ़ से ढके रहने के कारण, पेड़ पौधे नहीं उगते। इस वजह से यहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करते। ज़्यादा जनसंख्या कहाँ होती है? जहाँ आसानी से पानी मिल जाए, रहने के लिए समतल ज़मीन हो। जैसे कि आप जानते हैं यूपी और बिहार, वहाँ की पॉपुलेशन के बारे में तो क्या ही कहना। आइए जानते हैं लद्दाख के बारे में। जम्मू और कश्मीर के पूर्व के पहाड़ियों में बसा हुआ यह एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पे बहुत कम खेती होती है क्योंकि बारिश बिल्कुल भी नहीं होती। हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत कम पेड़ उगते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी में जो बर्फ़ पिघलती है उस पर निर्भर रहते हैं। सोचिए यहाँ के लोगों का जीवन कितना कठिन है। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे उन्हें पश्मीना ऊन मिलता है। इसको आप अंडरलाइन कर लेना क्योंकि जब सीटेट स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछता है तो यहीं से पूछता है। पश्मीना ऊन इससे शाल बनाई जाती है जो कि बहुत महंगी बनती है। लद्दाख के लोग यहाँ से बहुत ही सावधानी से इस ऊन को लेके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं और कश्मीरी इनके पश्मीना शाल बुनी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि लद्दाख के लोग क्या खाते होंगे, तो मैं बताती हूँ। यहाँ पे पेड़ पौधे तो नहीं उग पाते जिस वजह से वे लोग खेती नहीं कर पाते, तो वे लोग जो ये बकरी पालते हैं इसके दूध से वो मक्खन, चीज और मांस खाते हैं। इस यहाँ के परिवार में हर घर में कुछ गाय, बकरी या याक होती है जिससे उनको अपने पेट पालने में मदद मिलती है। रेगिस्तानी होने के बावजूद भी लद्दाख व्यापार के लिए आकर्षण का केंद्र माना गया क्योंकि यहाँ से व्यापार के लिए अच्छा रास्ता है जिनसे गुजर के मध्य एशिया के काफिले इस इलाके में पहुँचते थे, जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम और दरिया लेके आते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। करीब 400 साल पहले यहाँ पे लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ था, मगर अब वहाँ पे बहुत अच्छी खासी जनसंख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का धर्म ग्रंथ केसर सागा केसर सागा धर्म ग्रंथ ये लद्दाख में बहुत प्रचलित है और मुसलमान और बौद्ध दोनों ही मिलके इस पे नाटक खेला करते हैं। आइए जानते हैं केरल के बारे में। भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य, यह एक तरफ समुद्र से घिरा है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पे विविध प्रकार के मसाले जैसे काले मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना रहा। सबसे पहले अरबी यहूदी व्यापारी केरल आए थे। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए और भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। अरब के कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इनमें से ही एक था इब्न बतूता, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए और अपने यात्रा के वृतांत में मुसलमानों के जीवन के बारे में विवरण देते हुए लिखा कि मुसलमानों की यहाँ पे बहुत इज्जत होती थी। वास्को डी गामा पानी की जहाज से यहाँ पहुंचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता को जाना। अब आप सोच रहे होंगे अरब, यहूदी और ये वास्को डी गामा जो पुर्तगाल से आया था, तो ये सब केरल में ही क्यों आए? आइए मैं आपको मैप पे समझाती हूँ कि ये सब केरल में ही क्यों आते थे। ये देखो, ये है हमारा वर्ल्ड मैप। इस पे मैं आपको दिखाती हूँ तो समझने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। ये देखो, यहाँ पे है यूरोप और यहाँ कहीं है पुर्तगाल। सबको इतना तो पता था कि भारत कहीं इस तरफ है, तो पहले पानी के रास्ते से ही लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी कि हम प्लेन से चले जाएं। तो पानी वाले जहाज से लोग यहाँ से जाना शुरू करते थे और ये बड़ी मुश्किल का सामना करते हुए यहाँ से ऐसे होते हुए ये इंडिया को पहुँचते थे। अब केरल का लोकेशन ही ऐसा है कि जहाँ से इंडिया का शुरुआत होता है वहाँ पे केरल बसा हुआ है। अब आप बताओ
कोई यहाँ से निकल के यहाँ तो पहुँच नहीं जाएगा, वो यहीं जाएगा ना, क्योंकि भारत यहीं से शुरू हो जाता है और यहाँ पे जाते ही उनको मसाले मिल गए। आपने वास्को डी गामा के बारे में सुना होगा, जो 1498 में भारत आया था और केरल से उसने मसाले खरीदे और अपने देश में जब उस मसालों को जाके बेचा तो उसके मूल्य से 60 गुना ज़्यादा लाभ उसे मिला था। तभी से भारत विदेशियों के लिए व्यापार का आकर्षण केंद्र बन गया। आइए चलते हैं अपने पाठ पे। इन सारे विदेशियों का केरल में आने की वजह से यहाँ पे लोग विभिन्न धर्म का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध शामिल हैं। यहाँ चीन के व्यापारी का भी आने के साक्ष्य मिलते हैं, क्योंकि यहाँ जो लोग मछली पकड़ने के लिए जाल का इस्तेमाल करते हैं वो चीन के जाल से हूबहू मिलती है और उसका नाम चीना वाला है। तलने के लिए जो लोग बर्तन का यूज़ करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन है और यहाँ पे जलवायु के लिए चावल उगाना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि चावल में बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है और केरल का समुद्र के किनारे होने की वजह से पानी की यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती, तो चावल ज़्यादा उगाते हैं। और सी है तो सी से उनको मछली मिल जाती है आसानी से, तो यहाँ पे लोग मछली चावल ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। ये देखो, यहाँ पे नीचे एक फैक्ट बताया गया है। ये केरल में मनाया जाने वाला एक त्योहार है ओणम, जो कि नाव प्रतियोगिता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसको अंडरलाइन कर ले, अपने कॉपी में नोट कर ले। आपने देखा कि केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थिति एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक पहाड़ी एरिया में है तो एक समुद्र के किनारे है। इन दोनों को देख के आप इन दोनों की डाइवर्सिटी के बारे में समझ सकते हैं। दोनों ही क्षेत्र के इतिहास एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों ही क्षेत्र को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख के विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल पे प्रायः कितना गहरा रिश्ता होता है। भारत की विविधता या अनेकता उसकी एकता का स्रोत माना जाता है। जब अंग्रेज का भारत पे राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेश के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं, क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखा दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हो, अंग्रेज के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे। नीचे ये एक गाना दिया गया है जो हमारे जालियांवाला हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, उसमें एक ब्रिटिश जनरल जनरल डायर था जिन्होंने निहत्थे लोगों पे गोलियां चला दी थी। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे इतने सारे लोगों की मौत हुई थी जिसके कारण अब तक वहाँ की ज़मीन लाल है। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारत एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि ये बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार दिया। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है ये आप अपने शब्दों में बताएंगे। यहाँ होता है हमारे पाठ का अंत और ये कुछ क्वेश्चंस है, इसको आप देख लेना। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक बटन, नहीं तो डिसलाइक बटन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए